नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। हमने अग्निवीर के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की थी। आज हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज रहेगी, सेकंड क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन, 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू कर दिया दोस्तों, और 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। भाई जैसे 4 दिनों तक तीनों ने काम किया एक साथ, उसके बाद ए कार्य को छोड़ के चला जाता है। बी ने कार्य को पूरा होने के 6 दिन पहले, जो कार्य कंप्लीट हो जाना था उसे 6 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। चलो करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को कर रहा है भाई 20 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, और सी कर रहा है दोस्तों 30 दिन में। तो दोस्तों, मैं 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूं पहले आपको। कुल कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है समय गुणा में कार्य क्षमता। फॉर्मूला नंबर 2, अगर आपको निकालना समय, तो समय निकालने का फॉर्मूला आता है कुल कार्य अपॉन में कार्य क्षमता। फॉर्मूला नंबर 3, कार्य क्षमता निकालने का फॉर्मूला कुल कार्य अपॉन में समय। टाइम एंड वर्क में इन 3 फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अब देखिएगा अपना क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्या गिवन है दोस्तों, हमारे पास तीनों के दिन गिवन है, न ही हमारे पास एक चीज गिवन है। अब हमें कार्य क्षमता निकालने के लिए कुल कार्य की जरूरत रहेगी। कार्य क्षमता निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, कुल कार्य की अपॉन में समय की। लेकिन समय हमारे पास है, तो कुल कार्य हम ले आते हैं। कुल कार्य आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, लेकिन हम इनका एलसीएम मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कुल कार्य इन तीनों का एलसीएम दोस्तों 120 रहेगा। आप निकाल के देख लेना। अब देखो, 20 दिन के अंदर कार्य कंप्लीट हो रहा है और 120 कार्य करता है ए। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? आप बोलोगे सर क्षमता निकालनी है, तो क्षमता बराबर होती है कुल कार्य अपॉन में समय, और यहाँ पर कुल कार्य भी है और समय भी है, तो क्षमता निकल आएगी 120 बटे में 20 कितनी आएगी? 6। तो कार्य क्षमता कैसे निकली है देख लिया आपने। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 6 यूनिट प्रतिदिन। तो दोस्तों, ऐसे ही बी 24 दिन के अंदर 120 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? आप बोलोगे सर 5 कार्य है। और सी 30 दिन के अंदर 120 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4 कार्य है। तो आपने यहाँ से देखा, जब समय कम है, दिन कम है, तो कार्य क्षमता ज़्यादा है। जब समय ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो कार्य क्षमता इसकी कम है। जब समय इसका ज़्यादा है, तो कार्य क्षमता इसकी भी कम है। यानी कि जो हम बात करें, कार्य क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और समय ज़्यादा होगा तो कार्य क्षमता कम होगी। मैं बात करूं तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता की, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? आप बोलोगे सर 6 कार्य तो एक करता है, 5 कार्य बी करता है, और 4 कार्य सी करता है। तो तीनों मिलकर 6 और 5 11 और 4 15 कार्य एक दिन में कर लेंगे, एक दिन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 दिन के पश्चात कार्य छोड़ता है ए, यानी 4 दिन तक तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो मैं आपसे बोलूँ 4 दिन में कितने कार्य कर लेंगे? आप बोलोगे सर 4 से गुणा करवा दीजिए।
60 कार्य कर देंगे 4 दिन के अंदर। अब दोस्तों 60 कार्य हो चुका है हमारा, और कार्य कितना था 120, तो कितना कार्य बच गया? आप बोलोगे सर 60 निकाल दो इसमें से 120 में, 60 कार्य बचा है। बचा कितना है दोस्तों? 60 कार्य। अब जो ये 60 कार्य है इसको बी व सी मिलकर करेंगे, लेकिन बी कार्य छोड़ रहा है, हमें ये तो नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ रहा है, हमें पता है कि 6 दिन पहले छोड़ रहा है। तो हमने बोला क्या भाई बी तू 6 दिन कार्य और कर ले, और हम इसमें जोड़ देंगे और तू और सी दोनों मिलकर लास्ट तक कार्य चल जाएगा ऐसा। तो हमने देखा बी एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों? 5 यूनिट। तो बी 6 दिन के अंदर कितना कार्य करेगा? आप बोलोगे सर 5 कार्य एक दिन में करता है, तो 6 दिन में वह 30 कार्य कर देगा। तो ये कार्य तो एक्स्ट्रा करवाया है हमने, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 30 कार्य, इसको ये करना पड़ेगा, तो 90 कार्य करना पड़ेगा भाई कुल। अब कार्य कितना बचा है? 90। अब इस 90 कार्य को कौन कौन करेगा? बी व सी दोनों मिलके करेंगे। बी एक दिन के अंदर 5 करता है, सी एक दिन के अंदर कितना करता है? 4। तो बी प्लस सी की एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? आप बोलोगे सर 9। बी और सी एक दिन में 9 कार्य करते हैं, कुल कार्य करवाना है 90, तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर कुल कार्य अपॉन में कार्य क्षमता, यही समय निकालने का फॉर्मूला था। तो आप बोलोगे सर कुल कार्य है 90 और कार्य क्षमता है 9, 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन तो ये बचे हुए कार्य को करने में लगे। सी को कितना समय लगा है बचे हुए कार्य कंप्लीट करने में? 10 दिन। अगर पूछ लिया जाता सी को कितना समय लगता है शेष कार्य के लिए, तो आप बोलोगे सर 10 दिन। तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे? अब इसने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि कुल कार्य को, तो कुल कार्य करने में कितना दिन लगा? तो सी को लास्ट जो बचा हुआ कार्य था इसको करने में लगे हैं 10 दिन, और 4 दिन पहले तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो कुल कितने दिन लगे? 10 तो सी के द्वारा किया हुआ कार्य है, 4 दिन एक साथ मिलकर किया हुआ कार्य है, तो 14 दिन हमारा आंसर रहेगा। कितना रहेगा? 14 दिन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 34% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों अंकित मूल्य है क्या? अंकित मूल्य जो हमारी बुक्स, पेन, कॉपी या फिर आप कोई भी आइटम खरीदते हो उसके ऊपर जो एमआरपी लिखा होता है वही होता है दोस्तों अंकित मूल्य। आप देखते हो कि किसी बुक के ऊपर तो लिखा होता है 120 रुपये, लेकिन वो आपको मिलती है 100 रुपये की या फिर 80 रुपये की। तो 80 रुपये में मिली है जो 40 रुपये की या फिर 20 रुपये की जो आपको छूट मिली है वो क्या है और वो किस पे दी गई है? दोस्तों छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट वह बोलेगा कि भाई 120 रुपये की वस्तु थी, आपको 100 रुपये में दी, तो मैंने 20 रुपये की छूट दी, लेकिन 20 रुपये की छूट कितने पे दी? 120 पे, अंकित मूल्य पर। तो दोस्तों कोई भी हो किसी भी चीज़ का अंकित मूल्य अपने आप में तो 100% रहेगा। तो अंकित मूल्य मान लिया हमने 100% था, तो छूट कितनी दी है अब इसने दोस्तों? 34% की। तो इस तो बिकी कितने में है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है? आप बोलोगे सर 66%। भाई एसपी प्लस में छूट, डिस्काउंट मिलकर ही तो एमआरपी बनता है। यह बनता है दोस्तों इन दोनों के सम से। अगर 34% की छूट दी है तो 66% में वस्तु बिकी होगी। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई छूट देने के बाद इतने सौ रुपये में इसको बेचा गया है, यानी कि जो ये 66% की वैल्यू है वह कितनी रहेगी? वह रहेगी दोस्तों 3168। कितनी रहेगी? 3168। और निकालना क्या है? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य कितना है? 100%, यानी कि 66% की वैल्यू है, निकालनी कितने की है? 100 की, तो निकाल लेंगे 66% की वैल्यू बराबर है 3168 के, तो 100 की निकालनी है, 100% की वैल्यू होगी 3168 अपॉन में 66 गुणा में 100। अब इसको काटेंगे, ये लगभग दोस्तों जाएगा 4 पर, 66 गुणा में 4, 6 चौक 24, चौका असल 2, 2 कैरी, 6 चौके फिर 2, 26। तो कितना होगा दोस्तों? 264। तो 316 में से
264 घटा लेते हैं अब। तो कितना बचा 2, इधर इधर 0, यहाँ पर कितना बच गया 1। एक सेकंड मिस्टेक हो गया भाई। तीन सौ 16 में से 264 घटाना है, 216 घटा दिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा 2, 11 में 6 गया कितना 5, तो यहाँ पर 52 तो ये बच गया और 8 ये भी बचा हुआ है, इसके पीछे आएगा कितना 8। अब 66 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तब कितना आएगा 528, यानी कि ये पूरा पूरा कटेगा दोस्तों 48 पे। किस पे कट जाएगा ये 48 पे। चलो साफ सुथरा लिखता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। 3168 अपॉन में 66 गुणा में 100, तो इसको मैं इधर से काटूंगा तो कितने पे जाएगा 48 पे, और गुणा में 100 ये है तो कितना होगा 48 इंटू में 100। तो कितना आंसर होगा दोस्तों 4800 हमारा आंसर रहेगा। कितना आंसर रहेगा 4800। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का गुणनफल। यह बोल रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का गुणनफल, यानी कि जो उनकी आयु का रेशो हो उसका गुणनफल कितना है 65। और इसने बोला अगर उनका कुल योग 18 है और ए प्लस बी बराबर है 18 के, तो उनकी आयु का अंतर निकालिए, यानी कि ए माइनस बी निकालना है। तो दोस्तों दो इक्वेशन है हमारे पास और दो ही वेरिएबल है, तो हमें पता कि भाई दोनों की गुणा करें तो कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए। तो 65 के ऐसे टुकड़े ही बना ले, तो बनेगा एक टुकड़ा तो बनेगा दोस्तों 65 गुणा में 1 65। दूसरा क्या बनेगा बोलो सर 13 गुणा में 5। तो दो टुकड़े बनने हैं, अगर मैं इसका सम करूं उसकी 65 मान लूं और उसकी 1 मान लूं तो योग कितना आएगा 66, लेकिन होना कितना चाहिए 18। यहां पर मैं 13 मान लूं एक की 5 मान लूं तो योग कितना आएगा 18, होना कितना चाहिए 18, यानी कि उसमें से एक की आयु है वह 18 होगी, दूसरे कितनी होगी 5, तो उनका डिफरेंस कितना होगा। आप बोलोगे सर इसकी अगर थी 13 और दूसरे की थी 5 तो इसमें से घटा देंगे 8 हमारा आंसर बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों 8, उनकी आयु का अंतर कितना होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, व्यय में केवल 10% बढ़ता है। तो दोस्तों खर्च बराबर होता है कीमत गुणा में खपत के। तो इसने बोला है कि भाई चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हुई, तो 30% को आप क्या लिखते हो 3/10, यानी कि पहले वह 10 रही होगी, बाद में कितनी बढ़ गई होगी 3। तो कीमत अगर मान ले पहले थी 10 तो बाद में कितनी होगी, आप बोलोगे सर 3 बढ़ने के बाद में हो जाएगी 13, बाद में कितनी होगी 13। अब इसने बोला यदि व्यय में केवल 10% बढ़ता है, इसने बोला कि भाई चीनी की खपत बढ़ने के बाद तो जो खर्च है वह 10% ही बढ़ता है। तो 10% से क्या मतलब है, आप बोलोगे सर 1/10, यानी जो खर्च पहले 10 था अब बाद में कितना हो गया होगा 11। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 10% बढ़ने से जो पहले खर्च 100 था वह बाद में कितना हो जाएगा 110। तो मैं इस खर्च को पहले 100 मान लेता हूँ, पहले खर्च कितना था 100, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं। तो बाद में खर्च कितना होगा, आप बोलोगे सर 110, पहले और बाद में। अब पहले खर्च था 100, बाद में कितना हो गया 10, लेकिन मैंने बताया जो खर्च है वह बनता है कीमत गुणा में खपत के। अगर 100 रुपए में
10 के हिसाब से कितनी वस्तु आएगी, कितने किलोग्राम? आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, 100 बटे में 10 कर देंगे, 10 केजी वस्तु आएगी। यानी पहले खपत कितनी थी दोस्तों? 10 किलोग्राम। पहले कितनी थी? 10 केजी। इसका काम हो चुका है भाई, इसको मिटो देता हूँ, रब करता हूँ मैं आपको। तो अब आपको पता है कि 110 रुपये का खर्चा हो रहा है, कीमत कितनी है? 13। तो आप खपत निकालोगे। खपत निकालने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं भाई, खर्च अपॉन में कीमत। तो खर्च कितना है? 110 है, कीमत कितनी है? 13 रुपये है। तो कितना आ जाएगा? आप लगाओगे भाग, तो ये जाएगा कितने पे? ये 8 पे गया, 104 पे। कितना बच गया? 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ लगाते पॉइंट उतार ली 0, तो 13 चौके 52। अब कितना बच गया? 8 बच गया। फिर से 0 उतार लो, 2 अक्षर पे पॉइंट लगाएंगे। अब जाएगा 13 6 78 पे, 6 पे। तो ये कितने पे गया? 78 पे। कितना बच गया? 2। तो हमें पता है जो खपत होगी वह लगभग 8.46 होगी। तो अब कितना डिस्काउंट दिया उसने? भाई कितना डिस्काउंट बोल रहा हूँ, कितना कमी हुई उसकी? पहले 10 किलोग्राम खरीद रहा था, अब खरीद रहा 8.46 किलोग्राम। तो आप बोलोगे सर उसकी जो कमी हुई है इसमें से घटा देंगे, 1.54 की आएगी। अब जो ये आई है, अगर इसे पूछ लेता भाई कितने ग्राम की हुई होगी, तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों? हमारे पास कहीं भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये है कमी। तो कमी लिखते हैं ऊपर 1.54, और जिसमें से कमी हुई है किसमें से हुई है? 10 किलोग्राम से ही हुई है भाई। 10 किलोग्राम पहले आ रही थी, अब आ रही है 8.46 किलोग्राम। तो जिसमें से हुई है वह नीचे आता है 10, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए गुणा में 100। अब 2 अक्षर पॉइंट हटाने के लिए आप कर दोगे नीचे भी 100। तो इस 100 से 100 गया, ये पॉइंट हट चुका है दोस्तों, ये पॉइंट जा चुका है। अब ऊपर कितना है? 154। नीचे कितना बचे है? 10। इस 10 को हटाने के लिए आप लगा दोगे पॉइंट, यानी कि 15.4% की कमी होगी। कितनी कमी होगी? 15.4% की कमी होगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? एक कंसेप्ट और सिखाता हूं दोस्तों आपको। जब ए व बी का समय का रेशियो गिवन हो, मान लेते हुआ है बोलता ए एक्स रेशियो वाई समय का, तो उसकी कार्य क्षमता का रेशियो दोस्तों इसका उल्टा होगा। कितना होगा? वाई रेशियो एक्स। फिर से बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं राम और श्याम की जो समय का रेशियो है वह 3:4 है। तो उसका जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा वह होगा दोस्तों 4:3, यानी कि वह उसका उल्टा होता है। अब करते हैं क्वेश्चन। इसने बोला है ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। तो यहाँ पर ए व बी की कार्य कुशलता दी हुई है, एफिशिएंसी कितनी है? 3 गुना है भाई। और ए है किससे? है बी से। यानी बी अगर 1 है तो ए को कितना होना पड़ेगा? 3। देखो अब ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है ना। अब हम यहाँ से समय का रेशियो निकाले, टाइम का, तो कितना होगा? मैंने बताया अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो समय का जो रेशियो होगा वह इसका उल्टा होगा, वह कितना हो जाएगा? 1:3। यानी कि अब ए को किसी कार्य करने में 1 यूनिट समय लग रहा है, बी को किसी कार्य करने में 3 यूनिट। मैं यूनिट इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, यह एक अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो मैं बात करूं ए को बी से कितना समय कम लग रहा है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट।
देखो भाई, दो ही तो, इसको 3 लग रहा है, इसको 1 लग रहा है, तो 2 कम लग रहा है। लेकिन सवाल में बोला है उसको 24 दिन कम लगते हैं, यानी 2 यूनिट की वैल्यू ही 24 रही होगी, तो एक की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 12। कितनी होगी? 12। अब मैं आपसे बात करूं, अगर ए 12 है तो ए को कार्य करने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 12 गुणा में 1 12। फिर मैं बोलूं बी को कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 3 गुणा में 12 36। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा यदि वह एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब हमें पता है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है, और दोनों का एक साथ मिलकर निकालना है। तो सबसे पहले हम कुल कार्य मान लेते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा? 36। अब ए 12 दिन में 36 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एफिशिएंसी निकालनी ही नहीं होती। देखो एफिशिएंसी यहां होती है, ए की कितनी है? 3 लिख दो, बी की कितनी है? 1। अब हमें निकालना समय। समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों? कुल कार्य कितना है? 36 यूनिट, जो हमने माना है। अपोन में कार्य क्षमता, दोनों को एक साथ मिलकर करवाना, तो दोनों की एक साथ मिलकर कितनी होगी? 3 अकेले ए की है, एक बी की है, तो दोनों कितनी होगी? 4 यूनिट। लगाओ भाग, कितने पे गया? 9 पे। यानी कि दोनों मिलकर 9 दिन में कार्य कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 9 दिन में। एक छोटी ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, बच्चों को बहुत बार काम आएगी, अक्सर एग्जाम में समय बचाने की। मान लेते हैं इसके ऑप्शन दिए होते हैं, इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं 10 दिन, रुको भाई, ये 13 दिन, बी के 18 दिन, ऑप्शन सी 9 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। अगर ऐसे ऑप्शन दिए होते तो हम इस सवाल को बहुत जल्दी कैसे कर पाते? देखो हमें पता कि अगर ए को अकेले ही 12 दिन लग रहे हैं इतना सोल्व करने के बाद, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बी से कम लेंगे। और इस ऑप्शन के अंदर अकेला ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो 12 से कम है। देखो अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर 2 है ऐसे, एक 8 भी है, एक 12 भी है, तो आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, आप ऑप्शन पे नहीं जा सकते। तब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने से 1324 होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसने 3 चीजें दी है हमको। रेट दी है, रेट क्या है? 10%। टाइम कितना है? 3 इयर्स। और ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है दोस्तों? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। और साथ में इसने दिया है हमको CI, चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए। और निकालना क्या है? P, मूलधन, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी करना हो, हमारे पास 3 चीजें हो, तो P तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई या तो आप फॉर्मूले लगाओ या फिर किसी क्वेश्चन के माध्यम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सको, ऐसी चीज़ें सीखो। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रेट को सोल्व करो, फ्रैक्शन में बदलो। तो 10% को लिखते हैं हम 1/10। अब देखो कि टाइम किस चीज़ में है। टाइम यहाँ पर 3 ईयर है, तो इसका कर दो दोस्तों क्यूब। तो इसका जो क्यूब करेंगे हम 10 का क्यूब 1000, इसको मान लो प्रिंसिपल, इसको मान लिया क्या? प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर टाइम 2 ईयर होता, आप पूछोगे, तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देते हम। प्रिंसिपल का मान लेते स्क्वायर करके। अब हमें पता है कि भाई 1000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है और उस पर 10% से ब्याज लगना है। तो पहले साल कितना मिलेगा? आप बोलो सर इसका 10% ही मिलेगा, क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी सेम होता है। तो हमने लिया इस पे 10%। 10% का मतलब क्या है कि इसका 10वां हिस्सा, तो इसका 10वां हिस्सा कितना होगा? आप बोलोगे सर 100 रुपये रहेगा। अब हमने निकालना है 3 साल का, तो 1 साल का ही निकला। अब दूसरे साल लेने गए जाएंगे हम इससे ब्याज,
दूसरे साल भी ये बोला लो जी हम 10% दे देंगे, इसने दिया हमको 10%। दूसरे साल भी हमने बोला भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया, हम ब्याज पर ब्याज भी लेंगे, यानी कि ये जो पहले ब्याज था इस पे भी ब्याज लेंगे हम, तो हम इस पे भी 10% ले लेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, 10 रुपये और मिलेगा एक्स्ट्रा। फिर हम बोले भाई ये तो 2 ही साल का हिसाब हुआ, हमको करना हिसाब 3 साल का, तो इस पे फिर 10% लेंगे। ये बोलेगा लो जी 100 रुपये और, हम बोलेंगे भाई 100 से काम नहीं चलेगा, हम इससे पीछे वाले ब्याज पे भी ब्याज लेंगे, तो हम इस पे भी 10% ले लेंगे 10, फिर इस पे भी ले लेंगे 10%। भाई सब हर ब्याज पे ही तो ब्याज लेना है, ये भी तो ब्याज था इस पे ले लिया, ये ब्याज था इस पे भी ले लिया, अब ये भी तो पहले ब्याज में है इस पे भी लेना पड़ेगा, इस पे 10% ले लेंगे, इसका 10% कितना होगा, 1 होगा। तो हमने देखा अगर हम इसको मान लेते हैं ए, तो ए कितनी बार आया है, 1 2 3, मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, तो इसका रेशियो रहेगा 3a। अगर मैं इस 10 रुपये को मान लेता हूँ b, ये है रुपये यहाँ प्रतिशत, तो ये कितना आया है, इसको मान लिया मैंने b, तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो यह दूसरा कितना होगा 3b प्लस में प्लस, क्या कुछ और भी मिला, हाँ हमें 1 रुपया और मिला है ब्याज के रूप में, इसको मान लेते हैं हम c अकेला, क्योंकि एक ही बार मिला है, तो हमारा एक रेशियो बन जाता है 331 का 3 साल का ब्याज निकालने के लिए। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं भाई कितना ब्याज बना 1000 रुपये की राशि पर 10% के हिसाब से, तो 100 200 300 310 320 330 और 331, तो हमारा 1000 रुपये की राशि पर 331 रुपये ब्याज बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 331 रुपये। अब जो 331 रुपये ब्याज मिला है वह हमारा 1000 रुपये पर मिला है। अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, कहीं से पता चल जाए भाई इसका इतना गुना ब्याज था, तो हम प्रिंसिपल का भी उतना ही गुना होगा, तो हमने देखा जो हमारा ब्याज है वह मिला हमको 1324 रुपये, यानी कि जो 331 यूनिट की वैल्यू है वह है 1324 रुपये। तो एक की कितनी होगी, आप बोलो सर इससे भाग लगा देंगे, ये कितने पे जाएगा, 4 गुना है इसका, यह इसका कितना है, 4 गुना है, यानी कि अगर हमने ब्याज 4 गुना मिला है तो प्रिंसिपल भी 4 गुना होगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा दोस्तों, 1000 गुना में 4, तो 4000 रुपये हमारा मूलधन रहा होगा। कितना रहा होगा, 4000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बोल रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में बताएं। तो दोस्तों कभी भी यहां पर दिखे आपको किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है वह हमारा 15 मिनट में, जो टाइम है वह है 15 मिनट। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो तो अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा तो यहाँ भी घंटे में होना चाहिए समय, और यहाँ मीटर सेकंड में है तो यहाँ होना चाहिए मीटर सेकंड में, और अगर यहाँ पर मिनट में है तो यहाँ होना चाहिए प्रति मिनट। तो हम यहाँ पर किलोमीटर में वाले को मीटर सेकंड में बदल लें और इसको भी सेकंड में बदल लें तो 2 बार बदलना पड़ेगा। हम इसको घंटे में बदल सकते हैं दोस्तों, और जब कभी भी मिनट को घंटे में चेंज करना हो आवर्स में, तो कुछ नहीं दोस्तों 60 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। और घंटे को हावर को मिनट में बदलना हो तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 60 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 60 से गुणा कर देना है। अब इसको तो यहाँ पर मिनट में है, इसको बदलते हैं घंटे में, तो 60 से भाग लगा दो, तो आप लिखोगे 1/4 घंटा। और इसने पूछा है पुल की लंबाई, यानी कि इसने पूछ लिया आपसे दूरी, तो दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी समय गुणा में चाल। समय कितना है दोस्तों, 1/4, और स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना होगा 1.25 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया हुआ है। कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, 1.25 किलोमीटर की, यानी कि 5 किलोमीटर का चौथा हिस्सा तय कर लेगा वह 15 मिनट के अंदर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर सेकंड में बताइए। यहाँ पर जो दिया हुआ है स्पीड चाल 180 किलोमीटर प्रति आवर, और इसने पूछा क्या है, इसको इसने पूछ लिया मीटर सेकंड में बताइए। इसने स्पीड ही पूछी है दोस्तों आपसे, और किस चीज़ में पूछ ली, मीटर सेकंड में। अब आपको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर सेकंड में बदलना आना चाहिए। तो दोस्तों इसको इसमें बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाता, इसको 5/18 से गुणा करवाते हैं। किससे गुणा करवाते हैं, इसको 5/18 से। और जब कभी भी मीटर सेकंड में गिवन हो और बदलना हो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको 18/5 से गुणा करवा देंगे। क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। अब करते हैं सोल्व। क्या दिया हुआ है, 180। इसको बदलना किस चीज़ में है दोस्तों, मीटर सेकंड में, और किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने क्या करना होता है, 5/18 से गुणा। तो करवाएंगे गुणा 5/18 से। देखो 18 में दाए 180, यहाँ कितना बच गया 10, और 5 दाए 50, यानी कि जो स्पीड होगी 50 मीटर प्रति सेकंड की होगी। जो स्पीड होगी हमारी वह 50 मीटर प्रति सेकंड की होगी दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 72 है, उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 70 और 75 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने कल हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जो लाभ आने पे था, आज औसत पे है। इसके लिए मैं फिर बताता हूँ आपको कंसेप्ट क्या होता है। अगर यहाँ पर औसत लड़कों का बॉयज का दिया हुआ है और यहाँ पर गर्ल्स का औसत दिया हुआ है, तो बीच में दोस्तों जो होगा वह होगा उनका कॉमन एवरेज, यानी कि जो दोनों का मिलकर औसत होगा वह है कॉमन औसत। तो इसके बाद में जो रिजल्ट निकलेगा हमारा वह क्या होगा, वह होगा जो संख्या थी उनका अनुपात। क्या होगा, संख्या का अनुपात, इन लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दोस्तों। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या दिया हुआ है, जो 72 है, यानी कि 50 के 50 छात्रों का उनका दोनों का मिला के औसत दिया हुआ है 72, तो एवरेज रेशियो है वह कितना है दोस्तों, 72। और कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत, यानी कि बॉयज का पहले है और गर्ल्स का बाद में है, वह कितना है दोस्तों, 70 और 75। बॉयज का अगर 70 है तो गर्ल्स का कितना होगा, 75। और हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो यहाँ पर बड़ा कितना 75, 75 में से 72 जाएगा, कितना बच गया 3। अब यहाँ पर कितना बड़ा 72 है, 72 में 70 जाएगा, कितना बच गया 2। अब ये जो रेशियो बना है 3:2, वह उनकी कुल संख्या का अनुपात है दोस्तों। और मैं यहाँ से उनकी कुल संख्या को जोड़ूँ तो कितनी होगी, 3 और 2 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला है वह 5 नहीं, वह है 50, यानी जो 5 की वैल्यू है वही 50 है। तो 1 की वैल्यू होगी, आप बोलोगे सर 10। अगर 1 की 10 है, मैं पूछूँ लड़कों कितनी होगी, तो बोलोगे सर लड़कों का जो रेशियो है वह 3 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 30। मैं आपसे पूछ लूँ गर्ल्स की कितनी होगी, तो आप बोलोगे गर्ल्स का रेशियो है 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10 गुणा में 2 20। अगर आपसे लड़कियों की संख्या पूछता तो होती 20 और लड़कों की पूछता तो होती कितनी दोस्तों 30। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत का आसन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसने 3:2। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत है, एक दोस्तों ये एक आयत है, जो इसकी भुजाएं हैं हमेशा लंबाई बड़ी होती है, वह कितनी 3:2 में। अगर मैं बात करूँ लंबाई की तो वह कितनी है 3x, और
बात करूँ मैं चौड़ाई की, वह कितनी होगी 2x। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वह बाहरी भुजाओं का योग ही होता है। तो 3x ये होगा, 2x ये कितना हो गया 5x, तो ये भी 3x होगी, 3x और 2 5x और 3 8x और ये 2x होगी, तो ये कितनी होगी 10x। यह 10x इसका परिमाप होगा 10x परिमाप, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, तो 10x की वैल्यू कितनी है 60। तो मैं पूछूं आपसे x की कितनी होगी, आप बोलोगे सर 10, यानी कि मैं बात करूं इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर x बराबर है 10, तो ये हो जाएगी 30, और यह कितनी हो जाएगी दोस्तों 20। अब हमारे पास इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है। दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। अगर 10x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 6, कितनी होगी दोस्तों 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये कितनी होगी 6 थी 18, फलो में कर दिया था दोस्तों ऐसा, और ये कितनी हो जाएगी 12, यह कितनी होगी 12। अब हमें लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना ही होगी 18 लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो निकाल लेते हैं। 18 दाई 180, 180 तो ये जाएगा 10 गुणा, और प्लस 18 दूनी 36, इसमें 36 जोड़ देते हैं, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गलती को माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो 75 से कम है, तो वह संख्या बताए। इसने बोला कोई संख्या, मैंने संख्या मान ली है x, वह 31 से उतनी ही बड़ी है। अगर इसमें से मैं 31 घटा दूं, कितना घटाना है दोस्तों 31, तो वह जो संख्या बनेगी वह 75 से उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर मैं उस 75 से उस संख्या को घटा दूं तो वह बराबर होगी, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x, x ये इधर का आएगा ये प्लस 2x, यहाँ पर कितना है 75, ये 31 इधर की तरफ जाएगा जुड़ जाएगा। तो मैं पूछूं x की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 106 अपॉन में 2 कितनी होगी 53, और हमसे यही पूछा था कि वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या दोस्तों 53 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए क्या है। यह बोल रहा है 100 से छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर कितना है। इसने बोला कि भाई जो 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, वह सबसे बड़ी 100 से छोटी वह 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है। तो मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। फिर कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3। और ऐसे ही मैं बात करूं तो 100 से छोटी आखिरी कितनी होगी, आप बोलोगे सर 97, कितनी होगी 97। तो यहां पर हमें पता है यह तो सबसे छोटी है और यह है सबसे बड़ी, तो इसका अंतर ही हमसे पूछा है। तो 97 माइनस 2 कितना होगा 95, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 95। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में आ सकता है और इसका आंसर आप चुटकियों में लगा दोगे, 95 हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।